हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप सभी को दर्पण अर्थात मिरर पर आधारित एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है दर्पण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार का, 4 प्रकार का या 3 प्रकार का। ये 2 लिखा है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये याद रखिएगा, दर्पण जो है वो 2 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है गोली दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। गोली दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है कि उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। उत्तल, जिसका पृष्ठ जो है उभरा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ अगर उभरा हुआ है तो उत्तल, और परावर्तक पृष्ठ अगर धंसा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? अवतल। जैसे इस प्रकार का अगर दर्पण बना है, एक साइड में क्या होगा? पॉलिश होगा और एक साइड क्या होगा? खुला छूटेगा। तो जिधर खुला छूटा है, इधर पॉलिश नहीं किया गया है, और जनरली पॉलिश क्या क्या होता है? सिल्वर या मरकरी का पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो जिधर पॉलिश नहीं किया गया है वो कहलाता है इसका परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो वो दर्पण होगा कौन सा? अवतल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ अब इधर पॉलिश किए, ठीक है, और इधर छोड़ दिया गया है, तो परावर्तक पृष्ठ अभी क्या है? उभरा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? क्या? उत्तल दर्पण। अगर धंसा हुआ है तो अवतल, उभरा हुआ है तो उत्तल। याद रखना इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गोली धरातल के अपवर्तक के नियम से संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गोली धरातल के अपवर्तन के नियम से संबंधित है? ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तो आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा। अपवर्तन के नियम में क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है, पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो बी पॉइंट आ जाएगा अपवर्तन के नियम में। ठीक है, अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। इसमें क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है जिसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें क्या थी? अपवर्तन के नियम से संबंधित होती है। पहला क्या है अपना? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा क्या है? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, उसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहा जाता है। बाकी सारे पॉइंट्स इसके गलत हैं, वो अपवर्तन के नियम से रिलेटेड नहीं करते हैं। और अगर परावर्तन का देखते हैं, परावर्तन का नियम, तो यहाँ पर क्या आता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर परावर्तन का नियम देखते हैं तो ये हो गया, मान लीजिए आपतित किरण, ये हो गया अपना परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और उस पर क्या डालते हैं हम लोग? अभिलंब डालते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? हमारा परावर्तन का नियम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ को पूछा हमसे पूछा है क्या? अपवर्तन के नियम को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। और एक आपतन कोण की जगह और परावर्तन कोण की जगह में क्या होता है? जिसे एक निश्चित अनुपात होता है। अगला देखते हैं, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा देर पहले भी इस चीज़ को बताया हूँ मैं आप सभी को। अगला प्रश्न है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं तो कुल बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, एक फॉर्मूला हमको लगाना होता है। ये फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू कितना है? 180। 180 को अगर 360 को अगर 180 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। और 2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। हमको क्या देगा? 2 दर्पण, समतल दर्पण के बीच का एंगल दे दिया रहता है। ठीक है, और कितना प्रतिबिंब बनेगा ये पूछता है एग्जाम में। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? बहुत ही सिंपल है, 360 डिग्री अपॉन
थीटा -1। यहाँ थीटा क्या है, वही जो दो समतल दर्पण है उनके बीच का कोण है, याद रखना इस चीज़ को। अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। देखो, ज़्यादातर केसेस में क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, याद रखना। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, एक्चुअल प्रतिबिंब से थोड़ा सा बड़ा बनता है। इसलिए जब हम लोग सैलून वैलून में जाते हैं अपना दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए, तो देखना वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, अगर बॉडी नहीं जो पतला भी होगा ना, वो थोड़ा सा अपना हेल्दी दिखता है, बढ़िया, तो हमको अच्छा लगता है। एक्चुअल में क्या है, वो हमारा जो एक्चुअल फेस है उसको थोड़ा सा मोटा और बड़ा करके दिखाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, समतल दर्पण का भी उपयोग किया जा सकता है और अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जब आपके पास ऑप्शन हो समतल अवतल दोनों का, तो उसमें आप क्या टिक करेंगे, समतल और अवतल दर्पण दोनों का। लेकिन मैक्सिमम केसेस में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु जो इसका हमको प्रतिबिंब देखना है उससे क्या होता है, उससे छोटा बनता है, ठीक है। अगला है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में करते हैं। परंतु अवतल दर्पण में भी एक स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब सीधा और बड़ा प्राप्त होता है, इसलिए इसका उपयोग भी हम दाढ़ी बनाने में कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, दर्पण की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो देखो, दर्पण की क्षमता का सूत्र नहीं होता और ना ही तो उसका कोई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, P = क्या होता है, 1/f। मतलब लेंस की जो क्षमता है उसके फोकस का क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होती है, और इसका मात्रक होता है क्या, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायऑप्टर। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, दर्पण की क्षमता का सूत्र क्या होगा, तो दर्पण की क्षमता का सूत्र यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग दर्पण की क्षमता नहीं निकालते, हम लोग इसकी क्षमता निकालते हैं, लेंस की क्षमता को निकाला जाता है, याद रखना इस चीज़ को। दर्पण में क्षमता या पावर नहीं होती है, ये उसका उत्तर होगा अगर व्याख्या हम लोग देखें तो। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, शून्य, गोली दर्पण से कम या गोली दर्पण से कुछ अधिक। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो वो होता है अनंत। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास धनात्मक फोकस दूरी वाला एक लेंस तथा एक दर्पण है, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक उत्तल लेंस होंगे। क्यों होंगे, दोनों अवतल लेंस होंगे, उत्तल अवतल दर्पण लेंस होंगे, या लेंस उत्तल दर्पण और लेंस उत्तल होगा और दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, ये कह रहा है। देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर फोकस को क्या बोल दिया उसने, धनात्मक, फोकस को क्या कर दिया है, धनात्मक, तो ये याद रखना है अपने को। देखो, फोकस क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण कोई भी दर्पण हो, चाहे वो गोली दर्पण बात करूँ मैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ आया, अंदर आया, ठीक है। और अगर आप लोग जब चिन्ह परिपाटी पढ़ते हो तो उस समय क्या होता है, जो भी दूरी, कोई भी दूरी को मापना है तो दर्पण के किससे मानोगे, ध्रुव से, इस मिड पॉइंट से नापा जाता है, ठीक है। इस साइड अगर कोई दूरी नापोगे मतलब बाईं ओर, तो उसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और इस साइड अगर कोई दूरी नापोगे मतलब दाईं ओर जो दूरी नापोगे उसको क्या लेते हैं, धनात्मक। और याद रखना, फोकस जो है हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा, F = r/2 होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या बनी, मतलब r। इसी के बीच में क्या मिलेगा हमको, फोकस। तो फोकस कहाँ पर है, अंदर में, फोकस कहाँ है, अंदर में। तो ये याद रखना है हमेशा, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसके लिए फोकस क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अगर हमको धनात्मक फोकस दूरी वाला बोल दिया ना, तो वो कौन सा लेंस बनना है, उत्तल लेंस। क्या होगा इसका उत्तर, उत्तल लेंस होगा, ये याद रखना। अगला है, एक लड़की
एक जादुई शीशे में अपना सिर बड़ा, धड़ उसी आकार का तथा पैर छोटे पाती है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डायग्राम से समझें, कहना क्या चाहता है, एक लड़की एक जादुई शीशे में अपना चेहरा देखती है, अपना सिर को क्या बहुत बड़ा देख रही है, ये मान लेते हैं उसका सिर है, उसी आकार का सिर बड़ा, धड़ उसी का आकार, धड़ मतलब ये जो बॉडी है ये क्या है उसी आकार का मिल रहा है इसको, और पैर जो है बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं उसको। ऊपर से नीचे तक दर्पण का क्रम क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो कौन सा, सबसे पहला चीज़ क्या है, उसको अपना प्रतिबिंब को बड़ा करना है। तो कौन बताया था आप सबको, कौन सा प्रतिबिंब जो है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा मिलता है। तो ऊपर में कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। फिर धड़ उसी आकार का, तो याद रखना समतल दर्पण में जैसा वस्तु दिखता है वैसे प्रतिबिंब उसका दिखता है, तो वो क्या आ जाएगा, समतल। और आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया था उत्तल दर्पण क्या करता है, कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हो उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो इसको पैर को क्या करना है, छोटा मिल रहा है इसको। तो क्रम क्या है, ऊपर में अवतल दर्पण होगा, बीच में समतल दर्पण, और नीचे में क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। बस बहुत सिंपल है, दर्पण को बस समझना है। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न को आराम से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, उत्तल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखना, जब आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जितना दूरी पर दिख रहा है उससे भी वो पास में होता है और उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हमको मान लो अगर मैं अवतल दर्पण लगा दूं तो एक ट्रक जो दिख रहा है उससे बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा वहाँ पर, तो पूरे के पूरे इमेज में दर्पण में क्या आ जाएगा, ट्रक ही आ जाएगा, बाकी चीज़ को तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा ना। इसलिए वो क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा रहता है, सबसे बड़ी चीज़। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। धूप का चश्मा आप लोग जानते होंगे, जैसे ही धूप में जाओगे तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। नॉर्मल जगह पर रहोगे तो वो क्या होता है, सिंपल वाइट ग्लास की तरह ही दिखता है। तो उसकी अगर क्षमता पूछता है हमको, ठीक है, सिर्फ धूप के चश्मा बोला है ना, उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष वाला कॉन्सेप्ट नहीं डाले हैं। तो उसका मात्रक, उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। कितना होता है, 0 डायोप्टर। इस चीज़ को याद रखना आप सभी हमेशा। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 0.5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखो मैं आपको बताया ना, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। और याद रखना है हमेशा, अगर उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस के लिए उसकी क्षमता किस में आएगी, धनात्मक। क्यों आएगी, क्योंकि उसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। यहीं पर अगर अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए उसकी जो क्षमता आती है वो किस में आती है, माइनस में आती। तो पहला चीज़ हमको ऑप्शन देख करके तो ये तो समझ जाना है कि भाई इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक होती है तो इसके लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। या तो ये ए उत्तर होता है या तो फिर क्या उत्तर होता है, डी उत्तर होता। अब हम लोग देखते हैं किसमें है, 0.5 मीटर, तो इसको 1/5 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 0.5 है तो 5/10 लिख सकता हूँ इसको मैं। 10 एकदम नीचे में तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो 10/5 बनेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसकी क्षमता कितनी हुई, +2D। प्लस क्यों आया भाई, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, यदि किसी ऐनक, ऐनक मतलब वही दर्पण की बात कर रहे हैं, दर्पण के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, सेम पहला प्रश्न का है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो अब यहाँ पर हमको f पूछ रहा है, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अब प्लस में है ना, तो प्लस में होने का मतलब क्या हो गया, कौन सा दर्पण होगा, वो होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल लेंस, सॉरी कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण का तो क्षमता ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, इसको 1/2 लिखोगे तो क्या आएगा, 0.5 मीटर। और 0.5 को अगर आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.5 को अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। अगला है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है ना, इस प्रकार का प्रिज्म होता है त्रिभुज शेप में। जब भी आप लोग देखोगे यहाँ से मान लो प्रकाश गया, उसके बाद इसका अपवर्तन होता है और ये बैजानी हप्पी नाला के क्रम में टूटता है। मतलब 7 रंगों में जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन ज़्यादा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए उसका विचलन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, इसलिए उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो बैजानी हप्पी नाला के क्रम में हमको प्रकाश मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, याद रखना इस चीज़ को। अगला है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसी कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो ये क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तालाब है। ये मान लो क्या है, ये तालाब है। तालाब ही क्या, कुछ भी चीज़ हो, 2 चीज़ होता है, या तो बोलेगा जैसे कि एक ऐसे रखा है, ठीक है, ये इसका ऐसे सीधा होना चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो कोई भी चीज़ टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, अपनी जितनी गहराई पर उससे उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मान लीजिए एक जार रखे हैं जिसमें सिक्का डालते हैं, ठीक है, वो एक समय पर यहाँ पर कोई लड़का खड़ा रहता है जिसको वो सिक्का नहीं दिखते रहता है, लेकिन फिर जब इसमें पानी डालते हैं ना तो वो दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सब आप लोग पढ़ोगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में जाती है, सघन से चल करके विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये पूरा का पूरा आप सभी जब अपवर्तन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सब आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। आपको बताया ना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अब इसको समझो, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊपर किससे जा रहा है, विरल माध्यम, ठीक है। विरल मतलब वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होंगे। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मान लो हवा है, क्या है यहाँ पर, हवा है, और वो किस में जा रहा है, पानी में जा रहा है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो हवा के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और पानी के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो ये मान लो हमारा प्रकाश किरण है, तो जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। कायदे से क्या होना चाहिए, इसको ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन वो अब क्या हो जाएगा, इस रास्ते में मुड़ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना ना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब प्रकाश किरण क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर हटता है। आगे देखते हैं हम सभी, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो डी ब्रोंगली जी ने बताया था, प्रकाश कहीं कहीं पर कण की भांति व्यवहार करता है तो कहीं कहीं पर तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश की दैतीय प्रकृति होती है, किन्होंने कहा है, डी ब्रोंगली जी ने कहा है। और सिर्फ कण के समान व्यवहार करता है, किसने कहा था, तो न्यूटन भैया ने कहा था कि कण के समान व्यवहार करती है। लेकिन एक्चुअल में प्रकाश की प्रकृति कैसी है, दैतीय प्रकृति है, कहीं वो कण की तरह तो कहीं वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि आपको बोला, प्रकाश के कणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा था, मतलब प्रकाश सिर्फ कण की तरह व्यवहार करता है, ये किसने कहा था, तो न्यूटन भैया ने कहा था। याद रखना इस चीज़ को। अगला है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो क्या होगा, उसका नियमित परावर्तन होगा। अब देखो समझो, 2 प्रकार का परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। मतलब ये आपतित किरण हुआ, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण, ये आने वाला किरण, ये टकरा करके जाने वाला किरण। ऐसे ही जो भी प्रकाश किरण आता है वो हमेशा क्या आता है, समांतर आता है। कैसे आता है, समांतर। जितने भी कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे जितने भी प्रकाश किरणें निकलती है वो कैसे निकलती है, समांतर। तो ये आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें टकरा करके एक दूसरे के क्या होंगे, अगर समांतर हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सतह एकदम चिकना होना चाहिए। अब अनियमित परावर्तन क्या होगा, जितने भी आने वाली किरणें हैं वो तो समांतर ही आएंगी, लेकिन टकरा करके जाने वाली किरणें हो सकता है जब खुरदुरा होगा तो कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए, कोई कहीं भी चला जाएगा ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाएगा। तो उस प्रकार के परावर्तन क्या कहा जाता है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, जब चिकनी सतह में टकराएगा तो नियमित परावर्तन, और जब खुरदुरे सतह से टकराएगा तो अनियमित परावर्तन। आपको जहाँ भी किसी चीज़ का प्रतिबिंब दिखेगा ना, जैसे पानी में दिख रहा होगा तो पानी में नियमित परावर्तन हो रहा होगा।
कहीं भी कई बार आप लोग टाइल्स में देखो तो आपको प्रतिबिंब दिखता है कई कंडीशन पे। तो जहाँ पर नियमित परावर्तन होगा वहाँ पर आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, और जहाँ पर नियमित परावर्तन नहीं होगा वहाँ पर आपको प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कांच ही क्यों ना हो। कांच को अगर खुरदुरा बना दूंगा तो नहीं बनेगा वहाँ भी। तो याद रखना है, नियमित परावर्तन होगा तो प्रकाश से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, जब प्रकाश उसे टकरा करके हमारे आँख में आएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, अगर प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा तो उसका प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है, जिस किसी चीज़ से का देखना हो वो सब आगे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे। अगला है, खाना बनाने वाला बर्तन जिसे आग पर चढ़ाया जाता है की सतह होनी चाहिए, उसकी सतह कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ काला। क्यों काला? क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। और दूसरा, खुरदुरा होना चाहिए। काला होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? खुरदुरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ये तो आपको जब परावर्तन का जो कॉन्सेप्ट ही समझाया मैं उसमें बताया था। परावर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा करके जाने वाली को किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। वहाँ पर एक हम लोग ऐसे ही अभिलंब डालते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यही दो नियम है परावर्तन के नियम का। अगला है, पार्श्व प्रतिबिंब पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये केवल और केवल समतल दर्पण में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है? तो याद रखना है, अगर कोई भी दर्पण हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कौन सा दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है भैया? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या धंसा हुआ है। तो इसका जब भी हम लोग प्रतिबिंब रचना का नियम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मान लो वस्तु रखा हुआ है, तो एक प्रकाश किरण वस्तु से चल कर जाता है। यहाँ पर इसका मान लो वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मान लो एक फोकस है। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है वो कहाँ जाता है? फोकस से होकर के जाता है। और एक प्रकाश किरण को आप मान लो वक्रता केंद्र से लेकर के चले जाओ, तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाता है वो बिना किसी विचलन के उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब मिला। कहाँ पर? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिला? मान लो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मिला। तो ये देखो, ये ऊपर में है और ये हमको क्या मिला? मुख्य अक्ष के नीचे मिला। तो पहला चीज़ उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होगा अगर वास्तविक होगा तो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, इस चीज़ को याद रखना। और अवतल दर्पण में सारे केसेस में सिर्फ एक कंडीशन, जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तभी हमको क्या मिलता है? अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है। आभासी मतलब सीधा। बाकी सारे कंडीशन में क्या मिलता है? हमको उल्टा प्रतिबिंब मिलता है। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। अगला है, पेरिस्कोप में कौन सा लेंस या दर्पण प्रयोग में आता है? तो अगर पेरिस्कोप की बात करें तो उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे दूरदर्शी में, तो ज़्यादातर दूरदर्शी केसेस में क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है। अब ये पेरिस्कोप में बोल रहा है तो पेरिस्कोप में कौन सा लेंस या दर्पण उपयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा समतल दर्पण। अगला है, बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ भी किसका किया जाता है? समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कई बार बोला इस चीज़ को, उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर होता है ना, बाइक वाइक चलाते हैं वहाँ पर देखना, जो साइड मिरर बना रहता है उसमें लिखा भी रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जितनी दूरी पर वो दिख रहे हैं उससे पास में है। और दूसरा, उसमें ना जो प्रतिबिंब बनता है ना वो छोटा बनता है। तो जो साइड लाइट्स हैं उनमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखूँ मैं, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? तो धूल कण के कारण होता है। किसके कारण होता है? धूल कण के कारण। अगला है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित, मतलब लाल रंग फैलता बहुत ही कम है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लेकर के हमेशा आ रहा हूँ।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए। इसका PDF मैं आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।